हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट की सेकंड क्लास करने वाले हैं। हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आज हम उसके थोड़े से और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट में सारे लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं तो क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पर आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर लोग ऑपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं, अगर कोई इनवर्ड फेसिंग है और कोई आउटवर्ड फेसिंग है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। So let's straight away go to the questions. So the first question says कि अगर x, y, z are seated in a circle facing the center and p, q, r are also seated in the same circle but two of them are not facing the center. यानी कि हमारे पास दो equations हैं कि एक x, y, z जो तीन लोग हैं, ये तीनों कहाँ देख रहे हैं? सेंटर में देख रहे हैं। और हमारे पास तीन लोग और हैं p, q, r, जिनमें से कोई एक है जो सेंटर में देख रहा है, बट बाकी के जो दो हैं वो बाहर देख रहे हैं। यानी कि टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। तो हम इसके लिए अपनी एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल, सॉरी फॉर माय सर्कल, इट्स नॉट अ प्रॉपर वन, बट ठीक है, काम चला सकते हैं। सो एक्स इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस में हम कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। अब वी डू नो कि x जो है वो सेंटर में देख रहा है, बट r के बारे में हमें नहीं पता कि वेदर वो भी सेम डायरेक्शन में देख रहा है या वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। तो हम ऐसी स्टेटमेंट को, जब भी हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है, तो हमेशा क्वेश्चन में उस पॉइंट को पकड़िए जहां पर आपको श्योर शॉट है कि जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है आप उसको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर द राइट अप्रोच इज कि हम सबसे पहले उस स्टेटमेंट को ढूंढते हैं जो हमें श्योर शॉट पोजीशन बताती है कि हम उसे प्लेस कर सकते हैं। तो एक बार हम इस पूरे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। x is second to the left of r, y is second to the right of p। अब y का भी डायरेक्शन हमें पता है, वो इनवर्ड फेसिंग है, बट p के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और क्वेश्चन में हमें p के रिस्पेक्ट में प्लेस करना है। हम आगे देखते हैं अगर कोई श्योर इन्फॉर्मेशन है या नहीं। Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Z। अब यहाँ पर Z की बात हो रही है, Z के रिस्पेक्ट में, Z से लेफ्ट या राइट की बात की जा रही है। दैट मीन्स हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं श्योर शॉट कि अगर हम Z को सेंटर में बिठा दें, यहाँ पर ही इज फेसिंग इनवर्ड हमें पता है, और Z के लेफ्ट में Q बैठा हुआ है थर्ड टू द लेफ्ट, यानी Z और Q के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं। यानी कि चाहे वो इधर से बैठे या इधर से बैठे, दो ही लोग बीच में आएंगे। दैट मीन्स क्यू जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, बट क्यू के लिए हमें डायरेक्शन नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में है। और जेड का जो लेफ्ट है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो हमें वो भी क्लैरिटी है बिकॉज हमें जेड का डायरेक्शन पता है। अब आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड। आर कहाँ पे बैठा हुआ है? सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड। तो आर और जेड के बीच में कितने लोग हैं? सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है। और z के राइट में, तो हमें z का डायरेक्शन तो पता है, यानी कि r जो है वो आपका यहाँ पे बैठा हुआ होगा। नेक्स्ट इज p इज नेक्स्ट टू x। p जो है वो x के बगल में बैठा हुआ है, तो p को तो हम यहाँ नहीं बैठा सकते बिकॉज उसके बगल में तो x बैठ नहीं सकता। तो हमारे पास एक ही पोजिशन हुई कि आइदर p और x विल कम ओवर हियर और p और x विल कम ओवर हियर। सब आइए स्टार्टिंग से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। x इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ r, यानी कि x और r के बीच में कितने लोग बैठे हैं? देर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन x एंड r, ये हमें पता है। तो x और r के बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं? सिर्फ एक, यानी कि हमारी जो पोजीशन है x की वो ये हो जाएगी, यानी कि p जो है वो यहां पर नहीं बैठ सकता, तो p को हम यहां पे बैठा देते हैं। सो ये हमारी श्योर शॉट पोजीशन हो गई। अब x इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ r। r के लेफ्ट में x बैठा हुआ है, यानी कि r जो है, r का जो लेफ्ट है वो इधर है, यानी कि r का लेफ्ट अगर इधर है दैट मीन्स ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, क्योंकि अगर इनवर्ड फेसिंग होता तो ये इसका राइट डायरेक्शन हो जाता। सो दैट मीन्स r जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। नेक्स्ट, y इज सेकेंड टू द राइट ऑफ p। y कहाँ बैठा हुआ है? y हमारे पास एक ही पोजीशन खाली है, तो y सिर्फ यहाँ पर आ सकता है। q इज सॉरी
y is second to the right of p, y is second टू द राइट ऑफ p, यानी कि p कहाँ पे फेस कर रहा है, p इनवर्ट फेस कर रहा है, क्योंकि अगर p इन फेस करेगा तभी p का जो राइट है वो इधर जाएगा। तो अब हमारे पास एक्स वाई जी है जो कि अंदर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि x भी अंदर देख रहा है, y भी अंदर देख रहा है, तो हमें एक्स वाई जेड का पता है कि ये तीनों अंदर देख रहे हैं। अब पी क्यू आर में हमें पता है सिर्फ एक है जो बाहर देख रहा है, सिर्फ एक है जो अंदर देख रहा है, बाकी दो जो है वो बाहर देख रहे हैं। यानी कि हमें पता चल गया पी अंदर देख रहा है, पी अगर अंदर देख रहा है तो बाकी जो दो है वो बाहर देखेंगे, यानी क्यू और आर जो है वो आपके आउटवर्ड फेसिंग हो जाएंगे। सो आपने देखा कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको सिर्फ उस स्टेटमेंट को ढूंढना है जो आप क्वेश्चन में श्योर शॉर्ट तरीके से प्लेस कर सकते हैं। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से ये होगा। अब हमारे पास है पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर 7 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कल, ओनली 5 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। यानी कि अब यहाँ पर हमें दिया है कि इनमें से 5 हैं, इनमें से कोई 5 हैं जो अंदर देख रहे हैं और कोई 2 हैं जो बाहर देख रहे हैं। अब कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है उस स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कीजिए जहां पर आपको श्योर शॉर्ट वे में उनका डायरेक्शन और पोजीशन गिवन हो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सर्कल में हमारे 7 पर्सन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। R is third to the left of S एंड बोथ आर फेसिंग सेंटर, यानी कि हमें R और S की इंफॉर्मेशन दी गई और ये भी बताया गया कि वो दोनों के दोनों कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं। सो हम इस स्टेटमेंट को बहुत इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो अगर S को हम यहाँ पर बैठा दें तो एस आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यानी कि एस अंदर देख रहा है, एस का लेफ्ट इधर हो जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट यानी कि आर और एस के बीच में दो लोग बैठेंगे तो आर की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी और आर भी जो है वो आपका अंदर की तरफ देख रहा है। नेक्स्ट इट सेज टी इज नाइदर द नेबर ऑफ आर नॉर एस, यानी कि टी आपका इस पोजीशन पे भी नहीं आ सकता, इस पोजीशन पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी टी नहीं आ सकता और यहाँ पर भी टी नहीं आ सकता, यानी कि टी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन अवेलेबल है जो है आपकी यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है, द वन हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड यू इज नॉट फेसिंग द सेंटर, यानी कि एस और यू के बीच में जो बैठा है। अब एस और यू यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता बिकॉज यहाँ पे सेंटर में कोई आएगा ही नहीं, और यू यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता बिकॉज एस यू के बीच में किसी को बैठना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली यू की सिर्फ एक ही पोजीशन हो सकती है, वो है यहाँ पर। और क्या कहा गया है कि एस और यू के बीच में जो बैठा है इज नॉट फेसिंग द सेंटर, यानी कि ये जो पर्सन है ये बाहर की तरफ देख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, V इज थर्ड टू द राइट ऑफ P एंड इज फेसिंग द सेंटर। V और P के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, देर आर ओनली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन V एंड P। तो V और P के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। V इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, P के राइट में, यानी कि P आपका यहां पर होगा, V आपका यहां पर आएगा। एंड इज फेसिंग द सेंटर, तो एंड आपका जब भी आता है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आता है, यानी कि V की बात की जा रही है। सो V इज थर्ड टू द राइट ऑफ P एंड इज फेसिंग सेंटर, यानी कि V का हमें पता है वो सेंटर में फेस कर रहा है और P और V के बीच में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हुए हैं, तो वो इधर से तो बैठ नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर P और V को बैठाएंगे तो एक ही पर्सन आ रहा है और यहाँ पर भी एक ही पर्सन आ रहा है, यानी कि P और V यहीं पर बैठेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। बट V जो है हमारा इनवर्ड फेसिंग है और यहाँ पर हमें पता है जो भी बैठा हुआ है वो आउटवर्ड फेसिंग है, दैट मीन्स यहाँ पर P आ जाएगा और ये हमारा इनवर्ड फेसिंग है जो यहाँ पर V आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ Q, यहाँ पे एक ही पर्सन की पॉसिबिलिटी बची है दैट इज Q, तो हम उस जगह पे Q को बैठा देंगे। द इमीडिएट नेबर ऑफ Q इज नॉट फेसिंग द सेंटर, यानी कि S एक इमीडिएट नेबर है जो कि पहले से सेंटर में फेस कर रहा है, जो
दूसरा नेबर है यानी कि वो जो है वो आपका बाहर की तरफ फेस कर रहा है। सो अब हमारे पास कितने लोग हो गए जो इनवर्ड फेसिंग है? 1 2 3 इनवर्ड फेसिंग है और दो हमारे बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, दैट इज पी एंड टी। और हमें क्वेश्चन में कहा गया था दैट 5 आर फेसिंग द सेंटर और जो बचे हुए दो हैं वो बाहर फेस कर रहे हैं। तो हमें दो मिल गए जो बाहर फेस कर रहे हैं, यानी कि आपका क्यू भी जो है वो अंदर देख रहा है और यू भी जो है वो आपका अंदर ही देख रहा है। तो देखा आपने कितना सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 persons from A to H are sitting around a square table such that 4 persons sit at each end of the corner while rest 4 sit at the middle of the sides. The ones sitting at the corners are facing inside while the rest of them are facing outside. यानी कि A से लेकर H तक के आपके जितने भी लोग हैं वो एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं और जिसमें 4 लोग जो है वो सेंटर में बैठे हैं, यानी कि आपकी अगर ये स्क्वायर टेबल हो गई, इसमें 4 लोग हैं जो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, जो कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं, और 4 आपके मिडिल में बैठे हैं जो आपके बाहर की तरफ देख रहे हैं। The ones sitting in the corners are facing inside while the rest are facing outside. The persons whose name starts with consecutive letters do not sit adjacent. यानी कि A से H तक, यानी कि A, B, C, D, E, F, G and H कंसेक्यूटिव लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। यानी कि जैसे आपका B है, B आपका A के बगल में भी नहीं बैठ सकता और C के बगल में भी नहीं बैठ सकता। E जो है वो F के साथ भी नहीं बैठ सकता, D के साथ भी नहीं बैठ सकता। सिमिलरली H जो है वो ना ही G के साथ बैठ सकता है। सो आपको इस तरह से देखना है कि कंसेक्यूटिव लोग एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते हैं। सो आइए क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। B सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ A हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। यहाँ पर हु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हु किसके रिस्पेक्ट में आता है? जो उसके बगल में, यानी A के रिस्पेक्ट में, सेकंड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे हु की जगह एंड का यूज किया गया होता तो वो आपका बी के रिस्पेक्ट में बात हो जाती, फर्स्ट एलिमेंट। सो यहाँ पर हमें हु दिया गया है जो कि ए के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। पर यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दी गई है और ये भी नहीं बताया गया कि कौन इनवर्ट फेस कर रहा है और कौन बाहर फेस कर रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। F sits on the immediate right of D who, अब फिर से यहाँ पे who आ गया यानी कि D के रिस्पेक्ट में बात की गई है। Who sits at one of the corners, अब यहाँ पर हमें एक श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिली। D जो है वो आपका कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो D को हमने कॉर्नर पे बैठा दिया। F कहाँ बैठा हुआ है? उसके इमीडिएट राइट पे बैठा है, यानी कि F कहाँ बैठ गया? वो आपका यहाँ पे बैठ गया। एटलीस्ट वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड जी। तो सी से रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी थी बट उससे कनेक्टिंग और कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमें क्या कहा गया है? बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यानी कि ए जहां पर भी बैठा है उसकी राइट साइड में एक पर्सन छोड़ करके बी बैठा है। सेकंड टू द राइट ऑफ ए यानी बी और ए के बीच में कितने लोग हैं? सिर्फ एक पर्सन है। हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? सी है। सो अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हम कैसे सेट कर सकते हैं। अगर सी को हम यहां पर बैठाएं तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो डी के साथ नहीं बैठ सकती। अगर हम सी को यहां बैठाते हैं तो सी इनवर्ट फेसिंग है, यानी कि उसका लेफ्ट जो है वो इधर आ जाएगा, यानी कि ए आपका यहाँ बैठ जाएगा। एंड ए आपका आउटवर्ड फेसिंग है, यानी कि इसका जो राइट है, सी का लेफ्ट इधर है जो कि अंदर देख रहा है, तो ए बाहर देख रहा है तो उसका राइट इधर हो जाएगा। सो एक छोड़ करके बी की जो पोजीशन है वो यहाँ पर हो गई। पर यहाँ पर हमारे पास अभी और पॉसिबिलिटीज हैं, तो अगर हम एक पॉसिबिलिटी और इसकी बना लें, कॉर्नर्स में सब अंदर देख रहे हैं और सेंटर वाले सब
बाहर देख रहे हैं। तो डी श्योर शॉट यहाँ पे बैठा है, एफ उसके बगल में है। अगर हम सी को यहाँ पर रखें तो ए उसके लेफ्ट में यानी कि यहाँ आता है, जहां से हम बी को प्लेस नहीं कर सकते। अगर हम सी को यहाँ रखते हैं तो ए यहाँ पर आता है बट बी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो हमारी सी की जो सेकंड पॉसिबिलिटी बनती है वो सिर्फ यहाँ पे बनती है। सी अगर यहाँ पर बैठा है तो उसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, यहाँ पर। और अब ये इनवर्ड फेसिंग हो गया तो इसका राइट जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बी की जो पोजीशन आएगी वो ये आ जाएगी। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारी काम कर रही हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सी और जी के बीच में एटलीस्ट 1 पर्सन तो है, तो जी यहाँ पे तो नहीं आ सकता। बट हम देखते हैं यहाँ पर हमारे कितने लेटर्स बचे, हमारा जो जो लेटर्स बचे हैं दैट इज ई, एच एंड जी। ये 3 लेटर्स बाकी हैं। अब जो हमारा ई है वो ना ही यहाँ पर आ सकता है और ना ही यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज एफ के साथ भी जी आता है और डी के साथ भी ई आ रहा है, यानी कि ई की पोजीशन दोनों जगह नहीं हो सकती। यानी ई कहाँ पे जाएगा, ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। और जो आपके बचे हुए एच और जी हो गया, तो जी की पोजीशन आपकी यहाँ आ जाएगी, बिकॉज जी और सी के बीच में एटलीस्ट 1 पर्सन होना चाहिए, तो जी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, सो जी की पोजीशन हो गई यहाँ। दैट मीन्स आपकी जो एच की पोजीशन है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। सो ये हमारी करेक्ट इक्वेशन बैठ गई। बट अगर हम देखें यहाँ पर ये चीज़ें मैच कर रही हैं या नहीं, वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये इक्वेशन में सारी चीज़ें बैठाई और एकदम परफेक्टली वो बैठ गई, तो हमें ये पॉसिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी हम प्रैक्टिस सेशन में हैं तो हम एक बार इसमें भी डाल के देख लेते हैं कि ये सिचुएशन हमारी गलत कैसे हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम डी के बगल में ई को नहीं बैठा सकते, यानी ई की सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है यहाँ पर। सी के साथ जी नहीं हो सकता तो जी आ जाएगा यहाँ पर और एच हो जाएगा यहाँ पे। बट एफ के साथ जी नहीं आ सकता क्योंकि वो सक्सेसिव है, उसके साथ कंसेक्यूटिव है, जस्ट उसके आगे आ रहा है, उसको सक्सीड कर रहा है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी। सो ये आपका करेक्ट सोल्यूशन हो गया। सो आपने देखा कितनी सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ बहुत ध्यान से क्वेश्चन की लाइंस को समझना है और उन पार्ट्स पे फोकस कीजिए जो आपको क्लियर डायरेक्शन देते हैं कि आपको उन्हें कहाँ प्लेस करना है। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस क्वेश्चन को बनाया है। सो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए वो बाउंडेड बॉडीज पे थे, यानी कि स्क्वायर में हो गए या सर्कल में हो गए, जो मेजरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपकी दूसरी सीरीज होती है स्ट्रेट लाइन पे, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आज के क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक होंगे ताकि आपको एक एजेंडा समझ में आए कि स्ट्रेट लाइन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 9 persons from A to I sit in a straight line, a straight linear row facing towards the north, यानी कि हमारे 9 people हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये सब के सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब जब भी लीनियर रो का क्वेश्चन आता है या स्ट्रेट लाइन आपको बनाई हुई आती है, तो इस क्वेश्चन को आप सरसरी निगाह से जितनी जल्दी हो सके पढ़ लीजिए और वहां पर उस पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए जहां पर आपको या तो राइट एंड, लेफ्ट एंड या मिडिल पोजीशन की बात मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर 9 पर्सन है, 9 पर्सन का मतलब हो गया कि ये ऑड केस है, यानी कि आपको एक मिडिल पोजीशन भी मिल जाती है कि ये मिडिल पोजीशन होगी कि इधर भी 4 लोग हैं, इधर भी 4 लोग हैं। तो क्वेश्चन में आप ऐसी चीजों को फाइंड कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए जो आपको श्योर वे में बताते हैं कि हु इज सिटिंग ऑन दी राइट एंड, हु इज सिटिंग ऑन दी लेफ्ट एंड, या फिर हु इज सिटिंग ऑन द मिडिल। इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, सबसे पहले उसके साथ स्टार्ट कीजिए। तो आइए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, G is on the immediate right of A, who sits second to the left of B। अब यहाँ पर हमें who दिया है, यानी कि ये A के रिस्पेक्ट में है, बट हमें किसी का भी अभी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं पता है कि कहाँ पर प्लेस करना है।
डी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। अब यहाँ पर हमें एक श्योर इंफॉर्मेशन मिल गई कि डी की पोजीशन इसके अलावा कहीं और नहीं हो सकती, दैट इज मिडल ऑफ द रो। डी आपका बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ है। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड एच। आपका जो बी है वो ना ही डी के बगल में बैठ सकता है और ना ही एच के बगल में बैठेगा। सी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। सी कहाँ बैठा हुआ है? एच के लेफ्ट में। आई इज एडजेसेंट टू ई। अब यहां पर हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी जो हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिली कि स्ट्रेट बीचों बीच में कौन बैठ सकता है, बट उसके अलावा हमारे पास कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है जिनको हम डायरेक्टली प्लेस कर सके अपनी अरेंजमेंट में। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन को फॉर्म करना होता है जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आसानी होती है। सो अब यहाँ पर दिया है बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ई आपका जहां पे भी बैठा है उसके लेफ्ट में बी बैठा हुआ है और उनके बीच में दो लोग बैठे हैं, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है ई के और उनके बीच में सिर्फ दो लोग हैं बिकॉज बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। जी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि बी के लेफ्ट में। हम इसको थोड़ा सा और आगे से बना लेते हैं। सो ई जो है वो आपका यहां पर है, उससे दो के डिस्टेंस पे बी बैठा है। जी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि बी के लेफ्ट में ए बैठा हुआ है सेकेंड, यानी कि उनके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है। और जी कहाँ है? ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, यानी कि जी की जो पोजीशन है वो यहां पर है। नेक्स्ट हमारी ये इंफॉर्मेशन हो गई है। B is not an immediate neighbor of D and H, यानी कि B के बगल में यहाँ पर ना ही D आ सकता है ना ही H आ सकता है। तो यहाँ पर ना ही D आएगा और ना ही H आएगा। C sits on the immediate left of H। C कहाँ पे बैठा हुआ है? C जो है वो immediate left of H, यानी H जहाँ पे भी बैठा है उसके जस्ट बगल में C बैठा हुआ है। I is adjacent to E। आई जो है वो ई के एडजेसेंट है, यानी कि ई के इधर भी आ सकता है और ई के इधर भी, यानी कि आपका आई जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है और आई आपका यहाँ पे भी आ सकता है। तो हम पहले इतनी पोजीशन को डाल के देखते हैं कि इस पोजीशन को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। सो जो इक्वेशन हमारी ये यहाँ से यहाँ तक बनी है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 6 पीपल की, वो हम यहाँ तो बैठा ही नहीं सकते 6 पीपल। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा। यहाँ पर स्पेस दो थी जहां पर डी और एच यहाँ नहीं आ सकता बट डी यहाँ पर है। ई आपका यहाँ आ गया, यानी कि आई की जो पोजीशन है वो यहाँ हो जाएगी और सी और एच जो है वो आपके अगल बगल है, यानी कि दो ही पोजीशन है। तो एच के लेफ्ट में सी आ गया, यानी कि दिस इज द पोजीशन। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन बचा और वो कौन है? ए से आई तक, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, दैट इज एफ इज द ओनली पर्सन लेफ्ट जिसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। सो आपने देखा सिर्फ कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन अगर आप उस इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करिए जहां पर आपको क्लियर इंडिकेशन होता है। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। 8 friends P Q R S T U V and W are standing in a straight line facing north, यानी कि हमारे पास 8 पीपल हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है 8 फ्रेंड्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, but not necessarily in the same order. R and W are immediate neighbors of S, यानी कि यहाँ पर भी हमें पोजीशन का नहीं पता चल रहा है। V is an immediate neighbor of U and W, यहाँ पे भी हमें कोई पोजीशन नहीं मिली। T and Q are immediate neighbors of P, यहाँ पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन राइट में है कौन लेफ्ट में है। Neither T nor R is at the extreme end of the line. ओके तो हमें ये पता है कि T और R आपके यहाँ पे नहीं आ सकते और T और R आपके यहाँ पे नहीं आ सकते।
यू इज ऑन द राइट ऑफ टी। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके हमेशा इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे, यानी कि आपको इनके पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती हैं अलग से, उनको डायरेक्टली आप रो में मत बैठाइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रिवर्स ऑर्डर में चलिए। तो अब देखते हैं क्या कहा गया है। आर एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस, यानी कि एस के इमीडिएट नेबर्स में आर और डब्ल्यू है, ये आपकी एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आपके एस के बगल में डब्ल्यू इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, ये दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। वी इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू से रिलेटेड भी है, यानी कि वी और यू जो है, यू और वी ऐसे आ जाएंगे। वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू। ओके, यू आपका बीच में आएगा, वी के बगल में यू भी है और डब्ल्यू भी है, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, वी के बगल में आपका डब्ल्यू भी है और यू भी है, तो ये दो इक्वेशंस आपकी सेट हो गई। टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी। अब यहाँ पर टी और पी और क्यू में से कोई नहीं गिवन है, यानी कि हमें एक नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो टी एंड क्यू आर नेबर्स ऑफ पी, यानी कि पी के रिस्पेक्ट में बात की गई है, तो यहाँ पर या तो टी और क्यू ऐसे आ जाएगा, या तो फिर टी और क्यू आपका ऐसे आ जाएगा। नाइदर टी नॉर आर इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो हमें पता है कि टी और आर हमारे एंड ऑफ द लाइन नहीं आ सकते हैं। यू इज ऑन द राइट ऑफ टी, यू जो है वो आपकी टी के राइट में है। टी का राइट किधर आएगा, चाहे वो ये इक्वेशन हो चाहे वो ये इक्वेशन हो, राइट उसका इधर के डायरेक्शन में ही आएगा। सो u के साथ इसकी दो इक्वेशंस बन सकती हैं, तो u के साथ अगर हम इसको रखते हैं तो दैट मीन्स हमें t को यहाँ रखना पड़ेगा, दैट मीन्स हम पहली इक्वेशन को यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, हमें इस वाली इक्वेशन के साथ काम करना पड़ेगा। तो q आपका सबसे कॉर्नर में आ गया, फिर p, उसके बाद t। अब t के बाद u उसके राइट हैंड साइड पे आ रहा है, t के राइट में। अगर हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो r हमारा कहाँ आएगा, एक्सट्रीम एंड पे, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यानी कि हमें इस वाली इक्वेशन को डालना पड़ेगा। सो यहाँ पर आ गया r, s, w, v एंड u। तो u कहाँ हो गया, आपके राइट साइड पे हो गया t के। सो आपने देखा कितनी इजीली ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, कि हमने सिर्फ पॉसिबिलिटीज को बनाया और इमीडिएटली उसको हमने रो में बैठा दिया, और बिल्कुल आसान और बिल्कुल करेक्ट वे में ये सेट हो गई। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे वो आपके सर्कल बेस्ड हो, चाहे वो स्क्वायर बेस्ड हो, चाहे वो आपके स्ट्रेट लाइन बेस्ड हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड और हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर रो में भी अगर आउटवर्ड फेसिंग या इनवर्ड फेसिंग है, नॉर्थ या साउथ की डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम टैकल करेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको जो भी मैंने इन्फॉर्म किया है वो अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।